क्या फायदा और क्या नुकसान होता है, आप लोग कैसे अपने सॉफ्ट स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले सॉफ्ट स्किल के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारे लिए बोलने से ज्यादा सुनना बहुत जरूरी है। अच्छा, आप लोगों ने कई बार फेस किया होगा कि हर किसी की का कोई ना कोई साथी या कोई ना कोई रिलेटिव ऐसा होता है जो 10 मिनट में आप लोगों को पका देता है। होता है ना, किसी न किसी बात को पका देगा, या तो वो ज्यादा बोलता होगा या वो आपको सुनता ही नहीं होगा, अपनी सजेशन पहले दे देगा। ठीक है, या फिर मुद्दे से भटक के कोई आपको राय देने लग जाएगा। ये होता कपाना। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर क्या कमी है? उसके अंदर कमी है सुनने की। वो आपको टाइम ही नहीं दे रहा, वो आपकी प्रॉपर बात को ही नहीं सुन रहा। तो सुनने के लिए क्या जरूरी है? आज आप सब यहाँ बैठे हुए हो, तो सुनने के लिए क्या जरूरी है? सुनने के लिए जरूरी है आप लोगों का इंटरेस्ट होना। अगर आप लोग यहाँ सुनने के लिए बैठे हो, अगर आप सीखने के लिए बैठे हो, तो आपके अंदर वो इंटरेस्ट है कि मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाना है। देखो, यहाँ 10 बातें बताई जाती हैं, 10 बातों में से आप 10 की 10 नहीं सीख पाओगे। ठीक है, अगर आपकी जगह मैं बैठा हुआ हूँ तब भी मैं 10 की 10 बातें नहीं सीख पाऊंगा। उस 10 में से एक या दो या तीन बातें ऐसी कोई भी हम पकड़ के ले जाते हैं जो हमारी जिंदगी बदल देती है, हमारी जिंदगी भर वो काम आती है। ठीक है, तो वो कैसे सीख सकते हैं? वो आप तब सीख सकते हो जब आपके अंदर वो एटीट्यूड होगा, वो लर्निंग एटीट्यूड होगा। जब आप यहाँ बैठे हो तो आपके अंदर ये चलना चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है। जब आप किसी बात को प्रॉपरली सुनते हो, उसको टाइम देते हो, सपोज मैं बोल रहा हूँ या आपका कोई साथी बोल रहा है आपसे, बोलते हुए जब आप उसको प्रॉपर टाइम देते हो, आप उसकी बात पूरे होने का इंतजार करते हो, तो आप उसको प्रॉपर सुन रहे हो। जब आप उसे प्रॉपर सुनोगे तभी आप उस बारे में सोच पाओगे ना। अब सपोज मैं अपने किसी दोस्त को अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा हूँ, तो जब तक वो पूरी बात सुनेगा नहीं तो मुझे सॉल्यूशन कैसे देगा? तो मुझे उसकी पूरी बात को सुनना जरूरी है। यही बात मैं दोस्त की प्रॉब्लम की नहीं कर रहा। अब अगर यही बात मैं प्रोफेशनल लाइफ के अंदर में कर लूँ, तो अगर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर हम उसे प्रॉपर्ली सुनेंगे तभी मेरा दिमाग चलेगा। जब मैं प्रॉपर्ली उस बात को पूरा सुनूंगा तो मेरा दिमाग चलेगा, दिमाग चलेगा तो मैं उसके बारे में सोच पाऊंगा तो मैं बेस्ट टू बेस्ट सजेशन आप लोगों को दे पाऊंगा। जब आप ये प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो तभी आपकी स्किल्स इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। तभी आपकी बात को हर कोई सुनना पसंद करेगा, क्योंकि आपकी बात में दम होगा। अगर आधी अधूरी बात को आप सुनोगे, अपना रिएक्शन दोगे, तो सामने वाले का इंटरेस्ट आपकी बात में कम होगा, उसकी रुचि कम होगी, क्योंकि आपने पूरी बात सुनी ही नहीं। आप आधी अधूरी बात पे जज कर रहे हो। तो आप लोगों को क्या करना होता है? सबसे पहले मैं कम्युनिकेशन के अंदर लिसनिंग और स्पीकिंग से पहले रखता हूं। क्यों रखता हूं? क्योंकि वो सबसे पहले जरूरी है। बोलोगे तो तब ना, जब सुनोगे पहले। तो आपको पहले सुनना आना चाहिए। सुनने के लिए वो लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए, उसको समझना होना कि सामने वाले को प्रॉपर टाइम देना होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हमारी जो आज का हमारा टॉपिक है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स की क्या जरूरत होती है? देखो बेटा, आप लोग कंपनी में जाते हो, आप अप्रेंटिसशिप के लिए जाते हो या जॉब के लिए जाते हो, आप लोग अपना रिज्यूमे रखो मेरे सामने। तो सामने वाला आपके रिज्यूमे का एनालिसिस करेगा, आपके बायोडाटा को देखता है ना। उसके अंदर आप लोगों ने लिखा होगा कि आपके अंदर क्या क्या स्किल्स हैं। आपने लिखा होगा कि मुझे लैंग्वेज आती है, 2 लैंग्वेज आती है, मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है। हरियाणवी लैंग्वेज नहीं बोली है तो आप नहीं लिखोगे, तो हिंदी और इंग्लिश आपको लैंग्वेज आती है। फिर आपने लिख दिया टीम वर्क, ये भी आपकी एक स्किल है कि इसका मतलब क्या हो कि मैं टीम में काम कर सकता हूँ। लीडरशिप क्वालिटी, इसका मतलब मेरे अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी मतलब मैं इतना क्रिएटिव हूँ कि मैं जो है ना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेकर भागता रहता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, इसका मतलब सामने वाला जब आपके रिज्यूमे के अंदर ये सारी चीजें पढ़ रहा होगा ना, तो वो आपको जज कर रहा है आपसे बिना मिले। उसको नहीं पता आप कौन हो, उसने आपका चेहरा नहीं देखा, लेकिन वो उस रिज्यूमे को पढ़ के, जो उसके अंदर आपने सॉफ्ट स्किल्स लिखी हुई है, वो उनको पढ़ के आपको जज कर रहा है कि इस कैंडिडेट के अंदर ये सारी खूबियां हैं। और एक इंडस्ट्री में या फिर एक बिजनेस के अंदर भी मैं बात करूंगा, बिजनेस के अंदर भी ये सारी चीजें आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को देख के आपको जज किया जाता है। और जो इनके ऊपर अपना काम करता है, जो भी बच्चा इनके ऊपर काम करता है, इन स्किल्स को इंप्रूव करने के ऊपर काम करता है, वो अपनी लाइफ को इजी बना लेता है एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। उसकी क्षमता, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखो, एक बच्चा
यहाँ से पढ़ के गया, 8 घंटे की 9 घंटे की क्लास लेके गया, 5 बजे के बाद वो घर पहुँच गया। एक बच्चे ने तो क्या किया कि उसे पता है कि भाई वो 5:30 बजे घर पहुँचेगा, फ्रेश होएगा, नहाएगा धोएगा, उसके बाद वो खाना खाना है उसको या जो भी कुछ करना है। 1 घंटा उसने रख दिया कि भाई जो है ना मुझे खेलने जाना है मेरे दोस्तों के साथ। 1 घंटा उसने रख दिया कि मुझे खाना बनाना है या खाना खाना है। 1 घंटा रख दिया कि उसको मुझे पढ़ना है। 1 घंटा उसने रख दिया कि मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और मुझे 10 या 10:30 बजे मुझे सो जाना है। फिर उसने सुबह का टाइम टेबल फिक्स कर लिया कि मुझे 6 बजे उठना है, 6 बजे के बाद मुझे घर का काम करना है या फिर मुझे कोई एक्सरसाइज करने के लिए जाना है, ठीक है। उसके बाद मुझे नहाना धोना और वापस यहाँ आ जाना है, ठीक है। ये था एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अगर इसी के रिस्पेक्ट में उसी का कोई साथी है, उसने क्या किया, वो 5 5:30 बजे जाता है, 5 बजे यहाँ से छुट्टी हुई, लेकिन उसको यही नहीं पता कि मैं 5:30 पहुंचूंगा, कि मैं 6 पहुंचूंगा, कि मैं 6:30 पहुंचूंगा। क्यों? यहाँ से जब वो निकलता तो उसे अपनी डेस्टिनेशन ही नहीं पता, मुझे जाना है। 7 बजे तक अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, 8 बजे तक दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, 9 बजे घर पहुंच रहा है, खाना खाया, सो गया। सुबह उठा, लेट उठ गए, 8 बजे उठा, 9 बजे भागना है कॉलेज, उठ के आ गया। अब इन दोनों को कंपेयर करो, किसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, किसकी लाइफ में डिसिप्लिन है, कौन अपने काम को अच्छे से कर पाएगा। क्या मैं एक ही शेड्यूल को, अगर मैं पहले टाइम मैनेजमेंट के साथ जब मैं चल रहा था, मैं अपने पहले कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, पहला कैंडिडेट जिंदगी में सफल होने के चांसेस किसके ज्यादा है, पहले के या दूसरे की? पहले के। क्यों है? क्योंकि वो अपने टाइम को मैनेज करना जानता है, क्योंकि वो अपने आप को इंप्रूव करना जानता है। अब यही बात है, मैं इसी चीज को ना आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। एक जो कैंडिडेट अपने लाइफ साइकिल के अंदर, जो अपनी स्टूडेंट लाइफ के अंदर इस तरह से चल रहा है, क्या वो कंपनी में कभी लेट होगा? नहीं होगा। क्या वो कंपनी में अपने काम से भागेगा? नहीं भागेगा। तो इसका मतलब वो ग्रो करेगा। और ये जो कैंडिडेट आज के टाइम पर डिसिप्लिन नहीं फॉलो कर पा रहा, उसकी आदत बिगड़ जाएगी। वो आदत उसे कंपनी में लेके जाएगी, कंपनी में वो काम से भागेगा, लेट जाएगा, उसकी बिगड़ेगी। बिगड़ने की वजह से क्या होगा, वो उसके वर्क एथिक्स, जो वहाँ काम करने का कल्चर होता है, वो उसका खराब होता चला जाएगा और उसी का नुकसान उसको होगा कि कंपनी ना तो उसको इंक्रीमेंट देगी, ना ही वो बेटर अपॉर्चुनिटी कभी ढूंढ पाएगा, ना वो अपनी कभी स्किल के ऊपर काम करेगा। कंपनी के अंदर जाएगा, वो अपना काम किया, उसने अपने 8 घंटे की नौकरी की, वापस आया, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड किया, घर चला गया, फिर से वापस आ गया। एक बच्चा वो जो पहले प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ चल रहा है, पता है क्या करेगा? वो जाएगा कंपनी में, वो देखिएगा यार नई टेक्नोलॉजी आ रही है। नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है यार? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, इसको तो कंपनी में जरूरत पड़ेगी। या फिर वो बाकी मशीनों वाले जो मैनुअल काम करते हैं, तो वो देखेंगे यार सीएनसी मशीन की जरूरत पड़ रही है, लेट मशीन आ रही है, अब सीएनसी पे काम करने के लिए आपको लोगों को सीखना पड़ेगा। तो वो क्या होगा उस टाइम पे? तो वहां आप उसके ऊपर उस स्किल को इंप्रूव करने के लिए काम करोगे, ठीक है। उस 5 घंटे या 8 घंटे की ड्यूटी के बाद आप क्या करोगे? अपने स्किल को इंप्रूव करने के लिए जाओगे। तो वहां एक वो कैंडिडेट उस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो वहां जो अपने स्किल को इंप्रूव कर रहा है ना, उसकी ग्रोथ करने के चांसेस फिर से बढ़ जाते हैं। क्योंकि जैसे उसको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो दिखाएगा कि मेरे रिज्यूमे के अंदर कि मेरे पास ये स्किल भी है। तो काम ही नहीं कर रहा, वो उसी ट्रेडिशनल के साथ काम करता रहेगा। जो आदमी हाथ से काम करता था वो करता रह जाएगा सारी उम्र, वो पीछे रहेगा। और जो आदमी मशीन के साथ या टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडेप्ट करना सीख गया, आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से मैंने 2 कैंडिडेट्स को आपके सामने कंपेयर किया है कि जिसने अपनी सॉफ्ट स्किल के ऊपर काम किया वो कहाँ है, और जो अपने सॉफ्ट स्किल के ऊपर काम नहीं करता वो कहाँ है, ठीक है। अब बात करता हूँ, स्किल 2 तरह की होती है। एक होती है बेटा सॉफ्ट स्किल, एक होती है हार्ड स्किल। अगर मैं हार्ड स्किल की बात करूँ तो हार्ड स्किल वो होती है जो आप एजुकेशन से लेते हो या ट्रेनिंग से लेते हो। जैसे आप आईटीआई के अंदर आते हो, यहाँ पे एक सर्टिफिकेट कोर्स कर रहे हो, ठीक है। ये जो कोर्स आप कर रहे हो ये आपकी हार्ड स्किल है। आप जो अपने रिज्यूमे के अंदर लिखते हो ना कि मैंने 12th कर ली, मैंने 10th कर ली, मैंने आईटीआई कोपा मैंने कर रखी, ये सारी आपकी हार्ड स्किल्स है। कंपनी के अंदर या आपके बिजनेस के अंदर दोनों स्किल चाहिए होती है। देखो कंपनी के अंदर तो चाहिए, लेकिन वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस उसकी सॉफ्ट स्किल दोनों देते हैं। बिजनेस के अंदर कैसे चाहिए? अब अगर आपको कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता तो अपना धंधा कैसे करोगे? बताओ। अगर आपको स्टेनोग्राफी आती ही है, अगर आपको टाइपिंग करनी नहीं आती है, तो जो आपकी जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है वहाँ आप सुटेबल हो ही नहीं। अब एक बात बताओ, मुझे स्टेनोग्राफी नहीं आती तो मैं कहाँ बैठूंगा जाके? कहीं नहीं बैठ सकता। तो वो चीजें तो मुझे सीखनी पड़ेगी ना। ये होती है हार्ड स्किल। इसके लिए जरूरी नहीं सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मैं प्रैक्टिस ही नहीं करूंगा बैठ के सिस्टम के ऊपर, मैं स्टेनो की प्रैक्टिस नहीं करूंगा। आप लोग अगर अपनी कॉस्मेटोलॉजी के अंदर अगर आप बार-बार प्रैक्टिस नहीं करोगे इस चीज के ऊपर तो कैसे सीखोगे?
नहीं सीख सकते। तो इसका मतलब ये सर्टिफिकेट और ये एजुकेशन जो आपकी है सारी हार्ड स्किल के अंदर आती है। एक फिटर का बच्चा है, ये इलेक्ट्रिशियन का बच्चा है, अगर जब तक वो यहाँ फील्ड में प्रैक्टिकल नहीं करेगा, वो सीखेगा नहीं, तो उसके पास वो हार्ड स्किल नहीं आएंगे। समझ रहे हो? अब क्या आप इलेक्ट्रिशियन का काम कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास अलग स्किल है, उसके पास अलग स्किल है। ठीक है, अब बात करते हो सॉफ्ट स्किल की। अब सॉफ्ट स्किल में क्या क्या आता है? सॉफ्ट स्किल के अंदर सबसे पहला आता है कम्युनिकेशन, बातचीत करना। ठीक है, दूसरा आता है वर्क एथिक्स, काम आप करने जा रहे हो, जैसे मैं यहाँ आईटी के अंदर आता हूँ, इसके कुछ उसका कुछ कल्चर है। कल्चर क्या है कि 9 बजे मुझे आना होता है, मेरे को जितने लेक्चर दिए गए मुझे वो करना होता है। अगर कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर से आती है तो वो भी मुझे निभानी होती है। प्लस में अगर कोई यहाँ का ड्रेस कोड है तो वो मुझे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं किसी से भी यहाँ बात कर रहा हूँ तो उसका प्रॉपर लहजा, उसकी कम्युनिकेशन मेरे पास एक तरीका मेरे पास होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये सारे वर्क एथिक्स होते हैं। अगर कोई मीटिंग हो रही है उसके अंदर मुझे टाइम से पहुंचना पड़ेगा, अगर कोई मुझे काम दिया गया तो उसे मैं टाइम से पूरा करके दूंगा। ये सारे वर्क एथिक्स आते हैं। एडेप्टेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी का मतलब सिचुएशन के हिसाब से को एडेप्ट करना। लीडरशिप क्वालिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी आपकी आती हैं सॉफ्ट स्किल के अंदर। तो आज मैं सबसे पहले बात करूंगा कम्युनिकेशन स्किल के अंदर कि कैसे कम्युनिकेशन आप बढ़ा सकते हो, क्या क्या बैरियर आपके आते हैं। ठीक है, अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक दूसरे से बातचीत करना। अपने में देखो, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्यून। कम्यून का मतलब क्या होता है? टू शेयर करना, शेयर करना। कम्यून का मतलब हिंदी में होता है शेयर करना। ठीक है, अपनी बात को दूसरे इंसान तक पहुंचाना होता है कम्यून। ठीक है, अब मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं, अभी मैं कैसे पहुंचा पा रहा हूं? बोल के। अगर इसी बात को मैं लिख के दूंगा तो वो भी एक मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर इसी चीज को मैं किसी वीडियोग्राफी के ऊपर लिखाऊंगा तो वो भी कम्युनिकेशन का एक मेथड है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन के अंदर भी 3 या 4 तरीके से आते हैं हमारा: वर्बल, नॉन वर्बल, राइटिंग और विजुअल। ठीक है, वर्बल के अंदर क्या क्या आता है? देखो क्या क्या प्रॉब्लम हम फेस करते हैं और उसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, वो सारी बातें मैं यहाँ कहूँगा। वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर क्या आता है? जब भी आप किसी से बात करने के लिए जाते हैं, ठीक है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या क्या स्किल होनी चाहिए? मेरे पास सबसे पहला प्रॉपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपनी बात को आपके सामने रख पा रहा हूं तो मेरी नॉलेज बेकार है। अगर मुझे ज्ञान है और अगर मैं उसको डिलीवर नहीं कर पा रहा, अगर आप तक मैं नहीं पहुंचा पा रहा तो उसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। दूसरी बात क्या है कि वो जो ज्ञान है वो आपके पास अधूरा है या पूरा है? इसका मतलब प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जो बात आप बोलना चाहते हो। जरूरी नहीं है कि ये थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल बात हो, ये मैं आपकी डेली लाइफ की बातें कर रहा हूं आपसे। भाई मैं और आप बात करने के लिए बैठे, हम किसी भी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि उस टॉपिक, जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? आधी दूसरी बात फेंकोगे, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं। सामने वाला आपको जज करेगा कि इसको कुछ आता कुछ ही आता नहीं। ही तो आपको उस कॉन्फिडेंस के साथ साथ प्रॉपर उस टॉपिक की नॉलेज होनी भी जरूरी है। अब नॉलेज है, अब उस नॉलेज को डिलीवर करना है, कॉन्फिडेंस भी आपके पास है, तो तीसरी चीज क्या चाहिए? लैंग्वेज। लैंग्वेज चाहिए ना भाई। देखो नॉलेज तो आप लोगों को है, कॉन्फिडेंस भी बोलेगा, तीसरी चीज क्या आती है? लैंग्वेज। जहां हमारे बच्चे मार खाते हैं, जहां हमारे आईटीआई वाले बच्चों की इमेज खराब बताई जाती है कि इनको बोलना नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने इसके ऊपर काम नहीं किया। तो पहले ये समझना जरूरी है कि वो लैंग्वेज को किस तरह से यूज किया जाता है। देखो लैंग्वेज को बेटा हम गड़बड़ कहां करते हैं? अब अगर ना तो मुझे हिंदी प्रॉपरली आती है, ना मुझे इंग्लिश प्रॉपरली आती है, तो मैं क्या करूंगा? हिंदी नहीं आती, हिंदी के अंदर हरियाणवी को मिक्स कर दिया, बिगड़ की बात। इसका मतलब लैंग्वेज आपको प्रॉपरली कोई भी नहीं आती तो आपको सामने वाला जज करेगा। ये समझा ही नहीं पा रहा अपने नॉलेज है लेकिन अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। तो रिप्रेजेंट करने के भी तरीके हैं ना, मैंने बताया रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। प्रेजेंटेशन से मैं बता रहा हूँ या लिख के मैं बता रहा हूँ या बोल के मैं बता रहा हूँ, तो बोलने में भी तो एक तरीका होता है, उसकी भी एक लैंग्वेज होती है। जैसे लिखने में एक लैंग्वेज होती है ना, आपको भी हरियाणवी लिखते हो क्या पेपर में? नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हिंदी में पेपर होगा आपका, तो हिंदी में लिखते हो। तो ऐसे बोलने के अंदर आपको एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, तो वो लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, इस वर्बल को बोलने के अंदर भी आप कैसे सुधार सकते हो?
पहली बात प्रॉपर आई कांटेक्ट आपका होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, मेरा ध्यान उधर है, ठीक है, तो क्या मैं अपनी बात को आपसे अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगा? नहीं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरा प्रॉपर आई कांटेक्ट भी आप लोगों के साथ है, ठीक है, लेकिन मेरे पास वो शब्द नहीं है प्रॉपरली, तो क्या मैं अपनी बात को समझा पाऊंगा? इसका मतलब क्या होना चाहिए? मुझे शब्दों की भी नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि जो शब्द मैं बोल रहा हूं उसका मीनिंग मुझे पता होना चाहिए। कोई ऐसी टेक्निकल लैंग्वेज में यूज ना करता हूं जो सामने वाले को पता ही नहीं है, मैं उसके सामने गाए जा रहा हूं, उससे क्या फायदा है? इसका मतलब आपकी शब्दावली इतनी आसान होनी चाहिए कि वो सामने वाले की समझ में आए, आप अपनी बात को उनको समझा पा रहे हो, आपका प्रॉपर आई कांटेक्ट उनके साथ होना चाहिए। आपके हाथों की मूवमेंट, जिसे जेस्चर कहते हैं, हाथों की मूवमेंट आपकी बातचीत के साथ तालमेल खानी चाहिए। समझ रहे? ये सारी बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी होती है। आप क्लास के अंदर बैठे हो, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो, आप किसी कंपनी में बैठे हो, किसी मीटिंग में बैठे हो, तो आपका तालमेल होना चाहिए। अब अगर मैं सपोज आप लोगों को डांट रहा हूं और हंस रहा हूं साथ में, तो कोई फायदा है क्या उसका? कोई नहीं मानेगा, कोई सीरियसली लेगा नहीं लेगा। अब अगर मैं कोई सीरियस बात कर रहा हूं तो मैं हंस रहा हूं, कोई फायदा है क्या उसका? टीचर आपको डांट रहा, आप हंस रहे हो, इसका मतलब हर जगह ये चीजें सबका तालमेल एक जैसा होता है कि आपकी बॉडी आपकी जुबान का साथ दे तो आप उसको अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। अच्छा, आई कांटेक्ट कब बनाता है इंसान और आंखों को कब चुराता है? देखो, क्लास के अंदर हम बैठे होते हैं, आप लोग भी बैठे हो, मैं भी बैठा था, तो क्लास के अंदर जब हम बैठे होते हैं तो टीचर से नजरें चुराते हैं। क्यों चुराते हैं? जब हमारे अंदर कोई बेईमानी होती है, हम चोरी करते हैं, हमें कोई टॉपिक नहीं आता, हम अपना काम नहीं करके ले जाते हैं कि